Hello everyone, I am CA Pulkit Jajodia from Panoramic Education. Welcome to another video session on our coverage of indirect taxation के amendments which are applicable for May 24 examinations. ये वीडियो सेशन देखने से पहले आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पार्ट 3 है, कंटिन्यूएंस है, जिसमें हम हमारे सारे अमेंडमेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं जो फाइनल May 24 एग्जामिनेशंस के लिए हमारे अपडेट्स आए हुए हैं। अभी तक आपने जितने अमेंडमेंट्स देखे हैं वो आपको सामने इंडेक्स पे दिखाई दे रहा है। हमारे 9 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। हमने पिछले सेशन के अंदर वैल्यूएशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स इनवॉइसेस का डिस्कशन कवर कर लिया था। इस सेशन में हम प्रोसीड करेंगे एंड द चैप्टर ऑफ पेमेंट, ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, रिटर्न्स, रिफंड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे मुद्दे जो हैं हमारे ये जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं इन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट इन्हें शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर में सिर्फ एक ही क्लैरिफिकेशन आया है, सिर्फ एक इशू को क्लैरिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने कि ये जो पर्टिकुलर सवाल उठाया जा रहा था सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 3 के रिलेटेड, उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो बच्चों पहले सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 क्या है वो आपको ध्यान में होना चाहिए, फिर ही आप इस क्लैरिफिकेशन को आसानी से समझ पाएंगे। 50 सबसेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी आईटीसी को आपने रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया, सिर्फ अवेल नहीं यूटिलाइज भी कर लिया, मतलब उसे सेट ऑफ कर दिया किसी पेएबल के सामने, एंड बाद में आपको यह पता चला कि वो रॉन्गली यूटिलाइज हो चुका है, उसे तो आपको यूज करना ही नहीं चाहिए था। तो उस सिचुएशन में उस अमाउंट पे आपको 18% पर एनम डे वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट टिल द डेट इट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जिसमें डेट ऑफ अवेलमेंट हमने क्लियरली पढ़ा होता है कि वो जो डेट ऑफ अवेलमेंट होगा वो जिस भी महीने आपने उसे यूटिलाइज किया होगा उस महीने की एक्चुअल डेट ऑफ जीएसटीआर 3B और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा, से लेके उस दिन तक जिस दिन आपने उसे पे कर दिया होगा वापिस गवर्नमेंट को, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया होगा। यह बात आप जानते हैं 50 सबसेक्शन 3 में इसके न्यूमेरिकल्स भी आपने सॉल्व किए हुए होते हैं, तो आपको आइडिया है ये कैसे वर्क करता है। अब इसको लेके एक इशू उठा, जिस इशू को क्लैरिफाई किया गया और काफी इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बना के टेस्टिंग की जा सकती है। इशू क्या उठा समझना, मैं भी आपके सामने वो इशू क्रिएट करता हूं। इशू क्रिएट करते ही आपको भी डाउट आएगा कि हाँ यार ये बात तो सही है, इसमें क्या करेंगे हम, उसे क्लैरिफाई किया गया है। इशू है समझो, एक महीना हम ले लेते हैं अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ की बात करते हैं। मेरे पास आईटीसी है, आईटीसी पूरे महीने का एंड कुछ पेएबल्स हैं। एकदम स्पेसिफिक एग्जांपल हम बना रहे हैं इशू को कवर करने के लिए। आईटीसी है, पेएबल्स हैं। आईटीसी मेरे पास कौन से हैं, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, ये 3 आईटीसीज हैं, पर पेएबल एक ही है समझो, आईजीएसटी पेएबल है, बस एक ही पेएबल। ये आईजीएसटी पेएबल समझो 1 लाख का है, 1 लाख का आईजीएसटी पेएबल है। और 3 आईटीसी है मेरे पास, जो 3 आईटीसी है उनके भी हम कुछ हाइपोथेटिकल नंबर्स ले लेते हैं। सीजीएसटी आईटीसी है मेरे पास 1 लाख का, एसजीएसटी आईटीसी है मेरे पास 1 लाख का, और आईजीएसटी आईटीसी भी है मेरे पास 1 लाख का। इजी रखने के लिए मैंने सब 1 लाख ले लिए। आईजीएसटी पेएबल एक ही है, सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल समझो नहीं है, मैंने सिर्फ इंटरस्टेट बेचा आउटवर्ड तो 1 लाख का पेएबल आया। और पूरे महीने के कैरी फॉरवर्ड होके जो पिछले महीने से भी क्रेडिट आए होंगे अगर आए होंगे तो, एंड इस महीने में भी जो मैंने इनवर्ड्स लिए उन सबके लिए 1 लाख सीजीएसटी, 1 लाख एसजीएसटी और 1 लाख आईजीएसटी, ये मेरे पास क्रेडिट्स है। अब हुआ क्या, ये जो 1 लाख का आईजीएसटी है, 1 लाख का आईजीएसटी ये रॉन्गली अवेल्ड है, रॉन्गली, मुझे पता नहीं था, ये ब्लॉक्ड था, मैंने गलती से इसका क्रेडिट अवेल कर लिया। अवेल कर लिया कोई बात नहीं, अवेल करने पे तो सरकार कुछ करती भी नहीं है, बोलती है यार अवेल ही तो किया है, दिक्कत तो तब होगी जब तू इसे यूटिलाइज करेगा। अब मुझे ये बात अप्रैल महीने में नहीं पता थी कि ये मैंने रॉन्गली अवेल कर लिया है, मैं तो आगे बढ़ चुका हूं, जून जुलाई के महीने आ चुके हैं, और अब मुझे ये बात पता चली कि अरे यार मैंने तो ये रॉन्गली अवेल कर लिया था, और अवेल छोड़ो मैंने तो इसे यूटिलाइज भी कर लिया था। यूटिलाइज कैसे कर लिया होगा,
आप यूटिलाइजेशन की स्टेप्स जानते हैं। यूटिलाइजेशन के स्टेप्स में सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी पेबल के सामने ही सेट होता है, यही स्टेप होता है। यानी कि मैं मजबूर रहा हूंगा और इस आईजीएसटी को मैंने इस पेबल के सामने सेट किया होगा एंड 1 लाख के पेबल को सामने सेट करके 1 लाख करके इसे 0 कर दिया होगा। यह मेरा अप्रैल के महीने में हुआ होगा जब मुझे 20 तारीख तक जीएसटीआर 3B भरना होगा। तो वो 20 तारीख का तो मैंने जीएसटीआर 3B भरा होगा, समझो 20 को भरा, 20th मई को ही भरा, और 20th मई को जब मैंने जीएसटीआर 3B भरा तो 1 लाख के पेबल के सामने 1 लाख का आईजीएसटी आईटीसी ले लिया। ये दोनों पड़े थे मेरे पास, तो ये कैरी हो गए होंगे अगले महीने, ये कैरी हो गए, समझो अगले महीने कैरी हुए मई में। और मई में मुझे पता चला ओ मैंने तो वो जो आईजीएसटी का क्रेडिट है वो गलत ले लिया, मुझे वो यूटिलाइज नहीं करना चाहिए था, पर मैंने तो वो गलत ले लिया। अब मुझे तो 50 सबसेक्शन 3 का ब्याज लगेगा क्योंकि मैंने तो आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूज कर लिया, द बैलेंस इज 0। तो जैसे ही मैंने ये सोचा कि अब मुझे इंटरेस्ट लगेगा तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। सवाल ये आया कि सर सोचो, अगर ये 1 लाख का आईटीसी नहीं होता, अगर 1 लाख का आईटीसी नहीं होता तो क्या होता? अगर ये 1 लाख का आईटीसी नहीं होता तो सर देखो क्या हुआ होता, ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी है ना, ये आईजीएसटी पेबल को सेट कर लेता। मेरा आईजीएसटी पेबल तो फिर भी 0 आता क्योंकि आईजीएसटी पेबल सिर्फ 1 लाख है, और पहले सीजीएसटी का 1 लाख यूज कर लेता मैं, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी तो आप पूरा यूज कर सकते हो ना आईजीएसटी पेबल सेट करने के लिए। सीक्वेंस में पहले सीजीएसटी सेट होता है और फिर एसजीएसटी सेट होता है, तो मैं यूज पूरा कर लेता। मतलब अगर समझो सर ये नहीं हुआ होता तो 1 लाख के आईजीएसटी पेबल के सामने 1 लाख का सीजीएसटी का आईटीसी यूज हो जाता एंड आंसर तो फिर भी 0 रहता। तो मेरे मन में यह सवाल आया कि वो जो मैंने 1 लाख का आईजीएसटी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया, क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं उसे यूटिलाइज नहीं भी करता ना तो सीजीएसटी और एसजीएसटी तो उसे सेट ऑफ मार ही देते, एंड अगर वो उसे सेट ऑफ मार ही देते तो फिर आप मुझसे ब्याज क्यों ले रहे हो यार? आपको शॉर्टफॉल हुआ या नहीं उसे देखने के लिए तीनों का टोटल देखना चाहिए या खाली आईजीएसटी को इंडिविजुअली देखना चाहिए? यह सवाल उठा। अगर मैं कहूं इंडिविजुअली देखना चाहिए तो फिर 1 लाख आपने गलत यूटिलाइज कर लिया, 1 लाख पे आपको 18% ब्याज देना पड़ेगा डे वाइज। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई वो 1 लाख को क्यों देखते हो, तीनों को साथ में देखो, तो तीनों को साथ में देखूंगा तो 3 लाख था, उस 3 लाख में से 1 लाख यूज हो भी गया तो भी मेरे पास 1 लाख अभी भी लेजिटिमेट एसजीएसटी बचा होगा, आईजीएसटी तो फिर यूज ही नहीं होता। तो देयर बाय क्लैरिफिकेशन की नीड थी कि एग्रीगेट में देखना है या इंडिविजुअली देखना है। गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड एंड दे हैव सेड एग्रीगेट में देखना है। हो गई, इतनी सी बात थी जिसकी मैंने आपको पूरा लॉजिक के साथ समझाया कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एग्रीगेट में देखना है, इसका मतलब यहां ये जो 1 लाख का मैंने गलत यूटिलाइज कर भी लिया था, इस पे देयर विल बी नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं माना जाएगा कि मेरा बैलेंस शॉर्टफॉल में चला गया है, मैंने एक्सेस यूटिलाइज कर लिया है। इसे और सिंप्लीफाई और क्लैरिफाई करने के लिए एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और बेटर कर देता हूं। समझो सीजीएसटी मेरे पास है 20,000, एसजीएसटी भी है 20,000 और आईजीएसटी है 1 लाख। ये न्यू क्वेश्चन हो गया, न्यू नंबर्स दे रहा हूं, 20,000 20,000 1 लाख, और जो आईजीएसटी पेबल है वो भी 1 लाख है। अब मैंने क्या किया, इस 1 लाख के सामने आईजीएसटी को सेट किया क्योंकि आईजीएसटी ही करना होता है, तो 0 हो गया, 0 हो गया। और बाद में जाके मुझे पता चला कि मैंने तो इसे गलत यूटिलाइज कर लिया, तो गलत यूटिलाइज कर लिया, तो अब जब मैं आके इंटरेस्ट लगाने जाऊंगा ना, तो इंटरेस्ट लगाते वक्त मैं ये पूरा देखूंगा, पूरा एग्रीगेट देखूंगा, और एग्रीगेट देख के क्या बोलूंगा, मेरे पास 1,40,000 था, तो 1,40,000 था, तो उसमें से जो मैंने 1 लाख गलत यूटिलाइज किया वो 1 लाख गलत नहीं माना जाएगा, 40 ओके माना जाएगा, 60 गलत माना जाएगा। क्योंकि अगर ये 1 लाख नहीं भी होता तो ये 20-20 तो सेट होते ही ना यार, ये 20-20 तो सेट होते ही, तो मतलब मैंने गलत कितना यूटिलाइज करना पड़ता, 60, क्योंकि 20-20 तो मैं आराम से कर ही पाता ना, और 60 गलत होता तो जो ब्याज लगेगा वो 60,000 पे लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम।
फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलमेंट, दैट इज अप्रैल महीने का रिटर्न की एक्चुअल डेट या ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, से लेके मई महीने में अगर मैंने रिवर्स किया होगा तो मई महीने का रिवर्सल कब होगा? जिस दिन उसका रिटर्न भरूंगा। समझो 20 जून को भरा तो 20 जून तक का ब्याज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने पे? 60,000 पे, क्योंकि 40,000 ओके माना जाएगा। यही अगर सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया होता, इंडिविजुअली देखेंगे तो पूरे 1 लाख पे लग जाता, पर इन्होंने क्लैरिफाई किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपको एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या करना है? टोटल लगाना है 1,40,000 टोटल, और फिर कहना है कि ये जो 1,40,000 है इसमें से 40,000 तो ओके ही है, 40,000 तो ओके ही है। मतलब वो जो तुम 1 लाख की बात कर रहे थे उसमें से 40,000 हटाओ और ब्याज कितने पे लगाओ? 60,000 पे लगाओ, 60,000 पे लगाओ, जिस इंटरेस्ट की हमने यहां बात की है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लैरिफिकेशन आया है? मैं इसे सिर्फ बुक से रीड कर देता हूं, थोड़ा सा और कंफर्मेशन हो जाएगा आपको लैंग्वेज के थ्रू। द इश्यूज विच अरोज फॉर कंसिडरेशन आर एज, पहला और दूसरा 2 इशू है। अभी आपको एक ही बताया है, दूसरा तो चना ममरा है, दूसरे को देख लेंगे। पहला वाला देखो, वेदर इन केसेस ऑफ wrong availment of IGST credit by a registered person and reversal thereof for calculation of interest under rule 88B, ये rule 88B में निकालते हो आप, read with section 50 subsection 3, whether the balance of ITC available in the electronic credit ledger under the heads of IGST only needs to be considered or total ITC available under the heads of IGST, CGST, SGST taken together has to be considered. Since the amount of ITC available under any of the heads can be utilized, ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि यूटिलाइज कर सकते हो ना आप, तो यूटिलाइज कर सकते हो तो टोटल देखें या इंडिविजुअली देखें, that has to be considered. And for determining as to whether the balance has fallen below the amount of ITC and to what extent the balance has fallen below the said amount, ये सवाल है कि क्या करना है भाई, टोटल देखना है या इंडिविजुअली देखना है। Thus in cases where IGST credit has been wrongly availed and subsequently reversed, there will not be any interest liability under section 50 subsection 3 starting from such availment and up to reversal if the balance of ITC under the heads taken together has never fallen below the amount of such wrongly availed ITC, even if the available balance in ECL, that is the credit ledger of IGST, individually falls below the amount. उसके नीचे चला भी गया तो भी हम उसे नहीं लेंगे। However, when the balance of ITC taken together falls below, जैसा मेरे second example में हुआ था, then it will be the amount to the utilization of such wrongly availed IGST, and to the extent of utilization will be the extent to which the total balance under the heads taken together falls below such amount. तो जैसा अभी आपको पहले एग्जांपल में देखा था कि भाई 1 लाख IGST का क्रेडिट यूज हुआ, पर हमारे पास तो 1-1 लाख CGST, SGST दोनों में पड़ा था, तो वो यूज करने के बाद तो इट इज नॉट फॉलिंग बिलो, तो इंटरेस्ट लगा ही नहीं। और दूसरे एग्जांपल में हमने क्या बोला कि अगर हम टोटल लेके देखते हैं 1,40,000, तो आपने वो जो 1 लाख मिस यूटिलाइज किया था उसके अंदर 40,000 तो ओके माना जाता, तो बाकी जो 60,000 का अमाउंट है उसके ऊपर तो ब्याज लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो 40 लेस करने के बाद तो 60 तो आपने गलत यूज किया ही है फिर भी, क्योंकि अगर वो 40 भी अवेलेबल होता तो भी आप ये 60 तो गलत यूज कर ही रहे हो ना, 60 तो गलत यूज कर ही रहे हो, उस पर तो हम इंटरेस्ट लेंगे। ये पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरा क्लैरिफिकेशन एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये क्या पूछ रहे हैं, क्या क्रेडिट ऑफ कॉम्पेंसेशन सेस, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस होता है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉम्पेंसेट कर सके फॉर देयर रेवेन्यू लॉस ड्यू टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जानते हैं ना हम ये। जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर इनवर्ड में जीएसटी सेस लगा है और आउटपुट पे भी जीएसटी सेस है, तो जीएसटी सेस सिर्फ जीएसटी सेस के सामने ही सेट होता है। अब यह बात आपको सिलेबस में पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि जीएसटी सेस सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में यह होता है कि जो इनपुट्स पे लगा जीएसटी सेस है और जो आउटपुट्स पे लगा जीएसटी सेस है वो एक दूसरे को सेट कर सकते हैं। मतलब इनपुट का जीएसटी सेस सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इनको सेट नहीं कर सकता। तो वही सवाल पूछा इन्होंने कि क्या कॉम्पेंसेशन सेस का जो बैलेंस होगा वो भी कंसीडर करना है क्या आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट के साथ देखते हुए। तो इन्होंने कहा कि भाई वो खाली यूटिलाइज है ना कॉम्पेंसेशन सेस के सामने ही होता है, इसीलिए इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। क्लियर कर दिया। ये तो बहुत ही बेसिक क्लैरिफिकेशन था, ये तो वैसे भी पता था कि जीएसटी सेस
किसी और पेबल के सामने नहीं जाता, एंड बाकी जीएसटी के क्रेडिट जीएसटी सेस के सामने नहीं जाते, उसे अलग ही देखा जाता है। मतलब जीएसटी सेस रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज कर लिया तो उसके लिए कोई बचाने नहीं आएगा, उस रॉन्गली यूटिलाइज्ड अमाउंट पे ब्याज लगा दिया जाएगा। रूल 88B में जैसे हम रीड करते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। ये दो क्लैरिफिकेशंस हमारे पेमेंट चैप्टर के कंप्लीट होते हैं, जिसके साथ हमने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 52 टीसीएस में जो इनके प्रोविजंस हम पढ़ते हैं उसमें क्या चेंजेस किए हैं वो हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स इशू किए गए हैं यहां पर, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है 9 सबसेक्शन 5 की, जो हम 4 सर्विसेज पढ़ते हैं उसकी एक सर्विस की लिस्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया है, और वो काफी क्रिटिकल हो जाएगा, हमारे एग्जाम्स में पूछने जैसा पॉइंट हो जाता है वो। तो फटाफट हम इसके डिस्कशन को क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहला डिस्कशन हमारा रूल नंबर 67 सब रूल 2 को अमेंड किया गया है। बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है, एग्जाम एंगल से कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है सेक्शन नंबर 52 में, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसे जीएसटीआर 8 में डिटेल्स फाइल करनी पड़ती है कि उसके थ्रू ये सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुई है। ऑफ whom? अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, जो गुड्स वाले भी हो सकते हैं और सर्विसेज वाले भी हो सकते हैं। यह बात अब हम जानते हैं क्योंकि हम पहले ही एक अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स में कि अब सप्लायर ऑफ गुड्स बिना रजिस्ट्रेशन लिए एनरोलमेंट करके अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करना चाहे तो जब तक उसका थ्रेशोल्ड रीच नहीं हो जाता तब तक वो उसके थ्रू सप्लाई कर सकता है। अब ये बात हम समझ गए हैं। तो जब हम ये बात समझ गए हैं तो हमें यह भी पता चल गया है कि इन ट्रांजैक्शंस पे जब तक सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, चाहे वो सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सप्लायर ऑफ सर्विस हो, उस पे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाता, उस पे टीसीएस नहीं लगाया जाता। अब अगर उस पे टीसीएस नहीं लगाया जाता तो एक छोटा सा इशू क्या हो रहा था कि जीएसटीआर 8 फाइल करते वक्त जो हमें डिटेल्स देनी थी उस डिटेल्स में लिखा था कि जितनी सप्लाईज की गई है वो डिटेल्स अवेलेबल करानी होगी हर पर्सन की, जो भी पर्सन आपके थ्रू सप्लाई करा रहा है। तो अब हर पर्सन की डिटेल्स अवेलेबल कराने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जब टीसीएस कलेक्ट खाली उन्हीं सिचुएशंस में होता है जब सप्लाई एक रजिस्टर्ड पर्सन वाली हो, तो फिर उस सिचुएशन में हम सबकी डिटेल्स क्यों दें? क्योंकि ई कैश लेजर में तो उसके दिखना चाहिए ना जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ताकि वो उसका बेनिफिट ले सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां रूल में एक छोटी सी बात क्या बोल दी कि ये जो टीसीएस की डिटेल्स है ना वो सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर्स को ही अवेलेबल करनी है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स को अवेलेबल करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड नाउ अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, क्योंकि ये फ्रेश अमेंडमेंट ही है जो हम पढ़ चुके हैं, आर अलाउड टू मेक सप्लाईज थ्रू ईसीओस टिल द टाइम देयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। उनका जब तक थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता तब तक उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है और वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। Rule 67 has been amended to clearly bring out that the details of the TCS furnished in Form GSTR 8 shall be made available only to the registered supplier. खाली ये बात ऐड कर दी गई है। As the supplies by the unregistered person do not attract TCS. इसीलिए अब रूल की लैंग्वेज क्या है? The details of TCS under section 52 furnished by ECO shall be made available to each of the registered person on the common portal after filing of Form GSTR 8 for claiming the amount of TCS in his electronic cash ledger. उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्लेम करने के लिए उसके ईसीओ ने जीएसटीआर 8 में उसकी डिटेल्स भरी होनी चाहिए। सिंपल क्रक्स, ईसीओ जो जीएसटीआर 8 में डिटेल्स भरता है वो उन्हीं के रिलेटेड भरेगा जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स के थ्रू सप्लाई की गई है। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है एज द केस में भी, तो उसकी डिटेल्स जीएसटीआर 8 में भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पे टीसीएस लगता ही नहीं है, तो हम उसकी डिटेल्स क्या भरेंगे? डिटेल्स भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये एक सिंपल सी बात जो डालनी जरूरी थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, वो डाल दी गई है। ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव कि इसमें से एग्जाम में कुछ आ सकता है, ये तो सिर्फ अमेंडमेंट है, हमें जानकारी में होना चाहिए, इसीलिए हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे डिस्कशन पे, क्लैरिफिकेशन
इन केस ऑफ मल्टीपल ईसीओज, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस पे आसानी से एमसीक्यू बनाया जा सकता है, ऐसा समझ के चलें, काफी जरूरी डिस्कशन होगा। इसके बारे में थोड़ा रेफरेंस हमारे पिछले चैप्टर में आया था, जब हम पिछले डिस्कशंस में अमेंडमेंट कवर कर रहे थे, जब ईसीओज की हम बात कर रहे थे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे, तो वहां एक छोटा सा पॉइंट आया था कि अगर मल्टीपल ईसीओज होते हैं तो उस ईसीओ को डिटेल भरनी होती है जो पेमेंट फाइनली रिलीज करता है। यह बात हमने वहां पढ़ी थी, लेकिन उस समय यह पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था कि यह अच्छे से आपको आगे जाके ईसीओ के चैप्टर में क्लियर होगा। जब हम क्लैरिफिकेशन पढ़ेंगे विद रिगार्ड टू मल्टीपल ईसीओज, तब आपको एग्जैक्टली ये चेन समझ में आएगी। जैसे ही आप मल्टीपल ईसीओज सुनते हो, आपको सबसे पहले तो ये डाउट आ जाता है, सर ये मल्टीपल ईसीओज का क्या फंडा है भला? हम तो ये जानते थे एक सेलर है, एक बायर है, और उनको दिलाने वाला जो ईसीओ है वो एग्रीगेटर होता है। वो तो सर सिंगल ही होता है ना, ये मल्टीपल किधर से आ गया? देखो होता क्या है, कई बार ये जो पर्सन है ये सेलर है, ठीक है, ये जो पर्सन है ये बायर है। अब एक ईसीओ का काम क्या होता है? सेलर और बायर को मिलाना। अब हुआ क्या, एक ऐसा ईसीओ है जिसके पास सेलर तो भरपूर है पर बायर्स ही नहीं है। उसके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सेलर्स हैं पर बायर्स ही नहीं है, तो वो बेचारे सेलर्स बेचेंगे किसको? और एक ऐसा ईसीओ है जिसके पास बायर्स बहुत हैं पर उसके प्लेटफॉर्म पे सेलर्स ही नहीं है। यानी उसने जो मार्केटिंग की उससे बायर्स तो काफी आ गए, लेकिन प्लेटफॉर्म पे बेचने वाले नहीं है। अब ईसीओ का काम होता है दोनों का संगम कराना। अब एक ईसीओ ऐसा है जिसके पास सेलर्स हैं, बायर्स नहीं है। एक ईसीओ ऐसा है जिसके पास बायर्स हैं, सेलर्स नहीं है। तो क्यों ना ये दोनों ईसीओज मिल जाएं और मिलके एक ओपन नेटवर्क क्रिएट करें फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिस ओपन नेटवर्क में ये दोनों ईसीओ मिलके उनके सेलर्स और बायर्स को मिला रहे हैं। यानी होगा ये, सेलर का एक ईसीओ है, बायर का एक ईसीओ है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यानी ये जो ईसीओ 1 है ये अपने सप्लायर्स को ईसीओ 2 के बायर्स से कनेक्ट करा देगा। तो ईसीओ 1 की दिक्कत थी बायर्स नहीं है, और ईसीओ 2 की दिक्कत थी सेलर्स नहीं है। ये दोनों मिल गए, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया, और इस तरीके से अब इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में दो ईसीओज होंगे, जिसमें से हम ईसीओ 1 को बुलाते हैं सेलर साइड, ईसीओ 2 को बुलाते हैं बायर साइड। अब ऐसे ट्रांजैक्शंस में कुछ इश्यूज आ जाएंगे हमें। इशू क्या आ जाएंगे? सर इस ट्रांजैक्शन में अगर टीसीएस होगा तो टीसीएस सर फिर ईसीओ 1 लेगा या ईसीओ 2 लेगा। सर वो जीएसटीआर रेट में डिटेल्स भरनी होगी तो वो जीएसटीआर रेट में डिटेल्स कौन भरेगा? सर ईसीओ 1 भरेगा या ईसीओ 2 भरेगा? ये सब कुछ इश्यूज आएंगे, और इन इश्यूज को क्लैरिफाई करने के लिए एक सर्कुलर निकाला गया है, जो सर्कुलर हमें पढ़ना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सेलर साइड ईसीओ जिम्मेदार होगा या बायर साइड ईसीओ जिम्मेदार होगा। पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लिया हमने। इन द करेंट प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स, द बायर इंटरफेस एंड द सेलर इंटरफेस आर ऑपरेटेड बाय द सेम ईसीओ। ये बेसिक देख रहे हैं हम, बेसिक वाला मॉडल। सेलर और बायर को एक ईसीओ कनेक्ट करता है। दिस ईसीओ कलेक्ट्स कंसिडरेशन फ्रॉम द बायर, बायर से पैसे लेता है, डिडक्ट्स द टीसीएस, टीसीएस डिडक्ट करता है, और वो टीसीएस का अमाउंट सेलर के कैश लेजर में जमा करा देता है। जो हमने अभी ऊपर भी देखा, जीएसटीआर रेट के थ्रू उसकी डिटेल्स दी जाती है रजिस्टर्ड पर्सन की, ताकि उसके ई कैश लेजर में दिखे। एंड जो बैलेंस होता है कंसिडरेशन का वो सेलर को दे देता है आफ्टर डिडक्टिंग द सर्विस चार्जेस, उसका कमीशन, मिलाने का कमीशन, समझो 10% कमीशन है। तो हुआ क्या, बायर ने पैसे दिए ईसीओ को, ईसीओ ने उसमें से टीसीएस सरकार को जमा कराया, जो टीसीएस की डिटेल्स जीएसटीआर रेट में फाइल की तो सेलर के ई कैश लेजर में दिख रहा है। साथ साथ में उसी ईसीओ ने उसमें से अपने कमीशन का पैसा काटा, और कमीशन का पैसा काटने के बाद पैसा सेलर को ट्रांसफर कर दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस in the case of open network for digital commerce or similar other arrangements. There can be multiple ECOs in a single transaction, one providing an interface to the buyer and the other providing an interface to the seller. In this setup, the buyer side ECO could collect consideration. Buyer वाला पहले consideration collect करेगा, buyer side वाला ECO commission deduct करेगा अपना, क्योंकि वो भी तो अपना commission खाएगा, and pass on the consideration to the seller side. फिर वो seller side को पास करेगा, फिर सेलर साइड अपना कमीशन काटेगा,
और कमीशन काटने के बाद वो कंसिडरेशन पास ऑन करेगा सेलर को। यानी यहां इस मॉडल में क्या होगा, ये कलेक्ट करेगा, पहले कलेक्ट करेगा, उसमें से अपने एक्सपेंसेस यानी कि अपने कमीशन को काट लेगा, फिर उसे पास करेगा, पास करने के बाद ये भी अपने कमीशन को काटेगा, कमीशन, एंड देन सेलर को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सर ये सब के बीच आप टीसीएस तो भूल ही गए। सर टीसीएस कौन लेगा, ECO2 या ECO1, बायर साइड या सेलर? अरे वही तो मुद्दा है, वही तो डिस्कशन है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्लैरिटी हैज बीन सॉट as to which ECO should deduct TCS and make other compliances of 52. As in such models, multiple ECOs in a single transaction, both buyer and seller qualifies as ECO as per 2 clause 45. 2 clause 45 के साथ दोनों ही ECO है ना यार, तो दोनों ECO है तो क्या दोनों काटेंगे? सर दोनों तो नहीं काटनी चाहिए, तो सर कौन काटेगा, सेलर काटेगा या बायर काटेगा? वही तो मुद्दा है। सर्कुलर निकाला इन्होंने। Issue 1. In a situation where multiple ECOs are involved in a single transaction or both through ECO platform, where the supplier is not himself the supplier, यानी जो supplier side ECO है वो supplier नहीं है, उसके थ्रू कोई supplier आएगा, who is liable for compliances, किसको compliance करना है? In such a situation, the compliances is to be done by the supplier side ECO who finally releases the payment. Who finally releases the payment. Finally कौन रिलीज कर रहा है? बायर साइड तो नहीं कर रहा ना, बायर साइड तो कलेक्ट करता है, फिर पास करता है सेलर साइड को, और सेलर साइड सप्लायर को देता है। जब सेलर साइड सप्लायर को देगा तब वो उसके ऊपर टीसीएस काट लेगा। इसका मतलब हमारे इस डायग्राम में किसकी जिम्मेदारी हो गई? इस सेलर की हो गई, हु रिलीजेस द पेमेंट। आपको अब वो बात भी समझ आ गई होगी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन जब किया था, अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल्स देनी है जीएसटीआर 8 की, तो कौन देगा मल्टीपल ईसीओज में? जो सेलर साइड ईसीओ होगा, जो फाइनली पेमेंट रिलीज करता है, फाइनल रिलीज है ना, क्योंकि अब सेलर को पैसे मिल जाएंगे, वो जिम्मेदार किया जाएगा। एग्जांपल दिया है, बायर साइड ईसीओ कलेक्ट करेगा, अपनी फीस काटेगा, कमीशन काटेगा, बैलेंस भेजेगा सेलर को, सप्लायर साइड ईसीओ को। हियर द सप्लायर साइड ईसीओ विल रिलीज द पेमेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज फी and therefore will also be required to collect TCS and pay the same to the government and in accordance make other compliances। मतलब GSTR 8 में डिटेल भी फिर कौन देगा? हमारा सप्लायर साइड ECO ही देगा। In this case the buyer side ECO will neither be required to collect nor will be required to make any other compliances। buyer side फ्री हो गया, जो करना है वो सेलर साइड को करना है, क्योंकि वही पेमेंट फाइनल रिलीज कर रहा है। ये इशू तो क्लैरिफाई हो गया। फिर इन्होंने एक और इशू क्रिएट किया, और ये इशू एकदम बच्चों जैसा है, ये इशू ही नहीं है, आप खुद भी बिना पढ़े जवाब दे सकते हो। इन अ सिचुएशन वेयर मल्टीपल ईसीओज आर इन्वॉल्व्ड एंड द सप्लायर साइड ईसीओ इज हिमसेल्फ द सप्लायर, वो खुद ही सप्लायर है। सप्लायर साइड ईसीओ किसी और के थ्रू नहीं करा रहा, वो खुद ही सप्लायर बन गया। तो समझना हुआ क्या, ये बायर है, ये उसका ईसीओ है जिसको मैंने ECO2 बोला, बायर साइड, ये कनेक्ट किससे करता है? ECO1 से, जो सप्लायर का ECO है। पर अब इश्यू में क्या बोला है? सप्लायर ECO है ना, किसी और सप्लायर को नहीं लाया। जब बायर ECO ने बोला कि एक बायर ये सामान मांग रहा है, तो सप्लायर ECO क्या बोलता है? मैं खुद सप्लायर है, मैं सप्लाई करेगा, मैं किसी को लाएगा नहीं, मेरे थ्रू कोई नहीं सप्लाई करेगा, मैं खुद सप्लाई करेगा। अरे बेटा, अगर तू खुद सप्लाई करेगा तो तू अपने आप को ECO क्यों बुलाता है? तू खुद ही सप्लाई कर रहा है ना, तू एग्रीगेटर थोड़ी है, तो खुद सप्लायर है। और अगर ये खुद सप्लायर है तो फिर पूछा जाएगा, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है टीसीएस कलेक्ट करने की, किसकी जिम्मेदारी है कंप्लायंसेस करने की? तो अब आप ऐसा सोचो ना, सर ये तो ओरिजिनल केस हो गया, ये तो हम पहले से जानते थे। सर फिर तो सारी जिम्मेदारी इसी की हो जाएगी ना, जस्ट बिकॉज इसका नाम बायर साइड ECO है तो ये एक सिंगल ECO, क्योंकि जो सप्लायर साइड ECO था उसके नाम में क्या रखा है? वो बुलाता अपने आप को ECO है, पर उसका नाम ECO होने से क्या होता है तो वो सप्लायर ही। इसीलिए सारा दारोमदार इस बायर साइड ECO पे आ जाएगा। ये इश्यू 2 के अंदर क्लैरिफाई किया है, पढ़ने पे समझ आ जाएगा। इन सच अ सिचुएशन TCS इज टू बी कलेक्टेड बाय द बायर साइड ECO while making payment to the supplier for a particular supplying being made through it। एग्जांपल दिया है, buyer side ECO collects payment from the buyer, deduct fees and remits the balance to the supplier who is itself an ECO।
In this scenario, the buyer side ECO will also be required to collect TCS and also comply with other compliances. That's it. Simple discussion हमारा multiple ECOs का close हो गया. Summarize कर देते हैं फटाफट. एक seller side ECO है, एक buyer side ECO है. Seller side ECO supplier लाया, buyer side ECO buyer लाया. सारी जिम्मेदारी किस पे? Supplier side ECO पे. Buyer side ECO अपना खाली फीस काट के बैठ जाएगा, लेकिन सप्लायर साइड ECO फीस तो काटेगा ही, साथ साथ में TCS भी काटेगा. उसकी जिम्मेदारी GSTR 8 में डिटेल्स भी वही भरेगा जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स की डिटेल भरनी है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर सप्लायर साइड ECO किसी सप्लायर को लाने की बजाय खुद ही सप्लायर बन गया कि वो ECO तो है ही, साथ साथ में वो सप्लाई भी खुद ही कर दिया, तो फिर उस केस में जो बायर साइड ECO है, ऐसा मानो वही एक ECO है, मेन ECO है, उसी को कंप्लायंसेस करने हैं और उसी को TCS भी डिडक्ट करना होगा और उसी को GSTR 8 भरना है. फिर दैट्स इट, डन. ये हमारा एक और सर्कुलर कवर हो गया. हमारा ECO का लास्ट अमेंडमेंट और सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट. 4 सर्विसेज आप पढ़ते हैं ना, ECO में कवर्ड है. 4 अच्छे से आप जानते हैं. 9 सबसेक्शन 5 में, जिसमें आप कहते हैं कि इन 4 सिचुएशंस में TCS VCS नहीं होता. सप्लायर रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो डज नॉट मैटर. जो ECO है वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेता है और उसको GST कलेक्ट करके सरकार को भरना है. सिंपल. यानी सप्लायर से हमें कोई मतलब ही नहीं है. गुड्स का हो सर्विस का हो कुछ मैटर नहीं करता. होगा सर्विस का ही, क्योंकि 9(5) में खाली 4 सर्विस ही कवर्ड है. तो वो जो सप्लायर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पर उसकी रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है. जो ECO है वही कलेक्ट करेगा GST और सरकार को भरेगा. TCS लग ही नहीं सकता, क्योंकि जहां 9(5) लगता है वहां TCS होता ही नहीं है. 9(5) के अलावा कोई सर्विस है या कोई भी गुड्स है तो TCS की बात आती है ना सेक्शन 52 में. ये 4 बातें आप जानते हैं. इन 4 बातों में जो एक पॉइंट आप पढ़ते हैं विथ रिगार्ड टू सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, पहला ही पॉइंट होता है हमारा सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. बाकी तो वो प्लम्बिंग, हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट सर्विस और होटल अकोमोडेशन का होता है. हम पहले वाले की बात कर रहे हैं कि रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ये सब जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं. वहां पर क्या बोला गया है कि ओमनी बस जो कवर किया हुआ था, ओमनी बस, वो ओमनी बस को वहां से हटाया है, वहां से निकाल दिया उसको. यानी बोला कि ओमनी बस के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है थ्रू एन ECO, तो उसे हम यहां से हटा रहे हैं. सर हटा रहे हैं मतलब वो 9(5) में कवर नहीं होगा? नहीं, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है. इन्होंने ओमनी बस को वहां से हटाया तो है, पर हटाने के बाद क्या बोला है, एक और पॉइंट वापस डाल के कि ओमनी बस के थ्रू प्रोवाइड करने पे अभी भी वो 9(5) में कवर्ड है, लेकिन अगर सप्लायर कंपनी है तो वो 9(5) में कवर्ड नहीं है. अगर सप्लायर कंपनी है जो ओमनी बस की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो कंपनी है तो वो 9(5) में कवर नहीं होगा. उस पे कलेक्ट उस कंपनी को ही करना होगा टैक्स, जिसपे TCS वगैरह लगेगा और प्रॉपर कंप्लायंसेस 52 वाले, GSTR 8 वाले आपको करने पड़ जाएंगे. ये ECO की जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ कंपनी जब सप्लायर है ओमनी बस की तो उसे निकाल दिया है. मतलब पढ़ने वाले को पहले क्या लगेगा, ओमनी बस ही निकाल दिया है. फिर वो आगे पढ़ेगा तो उसे क्या पता चलेगा, ओमनी बस को रखा तो है, पर अगर सप्लायर कंपनी है तो 9(5) से निकाल दिया है. सर सबसे पहले तो ओमनी बस क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ी होती है हमने. ओमनी बस मतलब कोई भी ऐसा कैरेज जिसमें 6 से ज्यादा पैसेंजर्स बैठते हैं. 6 से ज्यादा पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के 6 से ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं, उसे हम ओमनी बस बोलते हैं. ये ओमनी बस का सप्लायर अभी तक कोई भी हो 9(5) में कवर्ड था, ECO ही GST भरेगा. लेकिन अब बोला है अगर सप्लायर कंपनी हो तो 9(5) में कवर्ड नहीं है, सप्लायर GST भरेगा, TCS लगेगा, क्योंकि अब 9(5) में कवर्ड नहीं है तो TCS आ जाएगा ना. लेकिन अगर सप्लायर कंपनी के अलावा और कोई भी है तो जैसे पहले था वैसे ही होता रहेगा, मतलब उसे अभी भी यही 9(5) में कवर किया जाएगा. देखो पढ़ो, फिर हम समराइज कर देंगे. द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल स्पेसिफाइज कैटेगरीज ऑफ सर्विस वेयर the amount shall be paid by the ECO if such services are supplied through it. Such services shall be notified. 9 subsection 5 of CGST and 5 subsection 5 of IGST. One of such notified, 4 होते हैं ना, उसमें से एक is services by way of transportation of passengers by radio taxi,
मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल, सारे कवर्ड थे। अब क्या किया है, ओमनीबस के रिलेटेड अमेंडमेंट किया है। With effect from 20th October, services by way of transportation of passenger by an omnibus has been excluded and a separate category has been introduced for services for transportation of passenger by omnibus. तो अब क्या हो गया, services by way of transportation of passenger by radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle और any other motor vehicle except omnibus। खाली इतना पढ़ने वाले को क्या लगेगा, omnibus को 95 से ही हटा दिया, पर यह पार्शियल बात हुई। A new category has been introduced, services by way of transportation of a passenger by an omnibus except where the person supplying services through such ECO is a company। समराइज कर दे, ये ECO है, ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। यही डायग्राम हम बनाते हैं, बेसिक डायग्राम हमारे ECO का। क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनीबस, ओमनीबस द्वारा ECO के थ्रू सप्लाई की गई है, डायरेक्टली नहीं ना, ECO के थ्रू सप्लाई की गई है। तो अभी तक आप क्या बोलते थे, सर ECO GST भर देगा सरकार को, सप्लायर तो फ्री हो गया, सप्लायर को कोई मतलब नहीं है, ECO भरेगा। अब हम क्या बोलेंगे, सप्लायर कौन है, कंपनी है या अदर्स, कंपनी है या अदर्स। अगर सप्लायर कंपनी है तो सप्लायर भरेगा, ECO नहीं भरेगा, यानी उस पे 95 नहीं लगेगा। अदर देन कंपनी है, अदर देन कंपनी ट्रस्ट है, फॉर्म है, इंडिविजुअल है, व्हाटएवर, कोई भी अदर देन कंपनी, तो सप्लायर कौन होता है, सप्लायर का कोई काम नहीं है, ECO भरेगा। अब अगर ये वाली सिचुएशन आई तो इस वाले सिचुएशन पे TCS लग जाएगा ना, सेक्शन 52 वाला, लेकिन इस वाली सिचुएशन पे थोड़ी TCS लग पाएगा, क्योंकि यहां तो ECO ही जमा कर रहा है ना, सप्लायर से कुछ कलेक्ट करके सप्लायर उसका क्रेडिट लेगा, ऐसा थोड़ी है। ये अपडेट किया गया है, ये चेंज किया गया है, खाली ओमनीबस में याद रखना। मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, रेडियो टैक्सी, इनमें नहीं, इनमें जैसा था सब वैसा ही है, यानी हर केस में ECO ही भरेगा, चाहे कंपनी हो या नहीं। सिर्फ और सिर्फ ओमनीबस में ऐसा किया गया है, सिर्फ यहां बदलाव किया गया है। यह हमारा अमेंडमेंट हो गया ECO के रिलेटेड, जिसके साथ हमने तीनों अमेंडमेंट्स कवर कर लिए जो चेंजेस ECO के रिलेटेड हुए हैं। पहला क्या, कि जो GSTR 8 में डिटेल्स देनी होती है एक ECO को कि मेरे थ्रू सप्लाई हुई है, वो रजिस्टर्ड पर्संस की देनी है। वो जो रजिस्टर्ड पर्संस की डिटेल दी जाएगी वो सामने वाले को ई कैश लेजर के अंदर उसकी दिखाई देनी चाहिए, इसीलिए उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी GSTR 8 के अंदर। दूसरा चेंज क्या, क्लैरिफिकेशन है। मल्टीपल ECOs होते हैं तो जो सप्लायर साइड ECO होता है, जो पेमेंट रिलीज करता है फाइनली, उसकी जिम्मेदारियां है सारी, बायर साइड ECO की नहीं। और अगर सप्लायर साइड ECO खुद ही सप्लायर बन गया तो फिर तो बायर साइड ECO को ही सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। और तीसरा, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनीबस बाय एनी पर्सन अदर देन कंपनी, तो ही ECO 95 में वो कवर्ड है। अगर कंपनी है तो ECO 95 में कवर्ड नहीं है, उस पे सप्लायर सरकार को भरेगा, जिसके लिए सेक्शन 52 का फिर TCS एज द कंडीशंस आर अप्लाइंग उसके हिसाब से लगाया जाएगा। ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है ECO के रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है रिटर्न्स का चैप्टर। सेक्शन नंबर 37 से लेके 48 के अंदर हमारे क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, छोटे छोटे कई अमेंडमेंट्स किए गए हैं। एक ऑल टुगेदर नया रूल डाला गया है, रूल नंबर 88D, उसे हमें समझना होगा एंड देन हमारा चैप्टर इजीली कवर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 44 एंड सेक्शन नंबर 52, इन चारों में एक कॉमन बात ऐड की गई है। चारों में कॉमन बात ऐड की गई है। तो सबसे पहले तो ये चारों किस बारे में बात करते हैं वो हम ध्यान में रख लें। GSTR 1, चाहे वो क्वार्टरली फाइल होता हो या वो मंथली फाइल हुआ होता हो। GSTR 3B, जो हमारा मेन रिटर्न होता है। GSTR 9, जो हमारा एनुअल रिटर्न होता है। एंड 52 में GSTR 8, जो हमारा TCS वाले लोग रिटर्न फाइल करते हैं, TCS वाले लोग जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। ये चार रिटर्न्स जो हैं उनके रिलेटेड एक स्पेसिफिक बात डाली गई है
क्या डाली गई है? सब में कॉमन बात डाली गई है, एक जगह पढ़ोगे सब जगह हो गई। अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be allowed to furnish the details of outward supply under subsection 1 for a tax period after expiry of 3 years from the due date of furnishing the said detail। इन्होंने एक मैक्सिमम टाइम लिमिट लगा दी है इन रिटर्न्स के लिए, और एक मैक्सिमम टाइम लिमिट लगा के बोला है कि अगर ये टाइम लिमिट निकल गई ना तो टाइम बार्ड हो गया, अब तुम वो रिटर्न भर ही नहीं सकते, भर ही नहीं सकते। जैसे लेट तो आप भर सकते हो, पर लेट कितना लेट, तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब उसकी एक टाइम लिमिट डाल दी है, ये लास्ट डेट है, इसके बाद नहीं भर सकते। इसका मतलब समझो अप्रैल महीने का जीएसटीआर 1 मुझे 11 मई तक भरना है, अप्रैल महीने का जीएसटीआर 1 11 मई तक भरना है, तो समझो अप्रैल 2024 की बात हो रही है, तो अप्रैल 2024 की बात हो रही है, तो 11 मई 2024 उसकी ड्यू डेट है। 11 मई 2024 से कितने साल? 3 साल तक आप अप्रैल 2024 का जीएसटीआर 1 भर सकते हो। तो 11 मई 2024 प्लस 3 साल यानी 11 मई 2027 तक ही भर पाओगे, उसके बाद आप अप्रैल 2024 का जीएसटीआर 1 नहीं भर पाओगे। सेम कॉपी पेस्ट जीएसटीआर 3B के लिए, सेम कॉपी पेस्ट जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न के लिए, एंड सेम कॉपी पेस्ट जीएसटीआर 8 टीसीएस वाले रिटर्न के लिए। चारों जगह ये कॉमन ऐड कर दिया गया है। ऑब्वियसली 3 साल हर जगह है, बट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ दैट रिटर्न, उस रिटर्न की ड्यू डेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल जीएसटीआर 1 का दिया, वैसे ही 3B की अगर 20 तारीख है या 22 तारीख है या 24 तारीख है, एज द केस में भी, तो वो जो भी डेट है वहां से प्लस 3 इयर्स, इतना ही समय मिलेगा। एंड देन ये बात डालने के बाद एक प्रोविजो और डाल दिया, provided that the government may on recommendation by a notification subject to conditions allow a registered person or class of registered person to furnish the details even after the expiry of the said period of 3 years from the due date of furnishing the said detail। यानी अगर सरकार नोटिफिकेशन निकाल के किसी पर्सन को अलाउ करना चाहे तो अपनी पावर रखी है कि कर सकते हैं। तो अभी तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है, तो ये आपकी जानकारी के लिए हो गया, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं रहा जो प्रोविजो डाला गया है। आपको मेन बात खाली इतनी ही ध्यान में रखनी है, 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट। ये इन चारों बातों के लिए आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट, कॉपी पेस्ट कॉमन रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट आ जाता है इस चैप्टर में, रूल 59 सब रूल 6 में अमेंडमेंट करके 2 नए पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। सर ये रूल 59 सब रूल 6 क्या है भला? ये कौन सा रूल है? देखो रूल नंबर तो आपने ध्यान में रखा नहीं होगा इसका, लेकिन आपको यह जरूर ध्यान होगा कि अगर मुझे किसी महीने का या किसी क्वार्टर का जीएसटीआर 1 भरना है तो मुझे भरने से रोका जा सकता है अगर मैंने कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में अपने आप को फॉल करा लिया है। तो आपको ध्यान है, जीएसटीआर 1 भरने के लिए पिछले टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B भरा गया होना चाहिए। अगर पिछले टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 3B नहीं भराया तो इस टैक्स पीरियड का मैं जीएसटीआर 1 नहीं भर सकता। ऐसे ही आपने एक पॉइंट पढ़ा होता है रूल 88C। रूल 88C रिसेंटली ही आया था, जिस रूल 88C में लिखा हुआ है कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में अगर डिफरेंसेस होंगे, सिग्निफिकेंट एनोमलीज होगी, तो आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा कि समझाओ, और अगर आप उस इंटीमेशन का जवाब नहीं समझाते 7 दिनों के अंदर अंदर या उस डिफरेंस को पे नहीं कर देते, तो उस सिचुएशन में हम आपको जीएसटीआर 1 भरने नहीं देंगे। यह बात आपको पहले से पता है। इन बातों में 2 बात और ऐड कर दी, मतलब जीएसटीआर 1 नहीं भर पाओगे अगर इन दोनों में से भी कोई सिचुएशन सैटिस्फाई हो गई तो 2 नई चीजें हैं जिसकी वजह से यू विल बी बार्ड फ्रॉम फाइलिंग जीएसटीआर 1। ये बात डाल दी गई है। या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, आप आईएफएफ में डिटेल नहीं भर पाओगे अगर इन दोनों सिचुएशंस को भी आपने हिट कर दिया तो। अब जो पहली सिचुएशन ऐड की गई है ना, उसके लिए तो पहले पूरा रूल 88D सुनना पड़ेगा आपको। ये नया रूल ऐड हुआ है यहां, पहले तो वो रूल सुनना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट समझ आएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो तो आप अमेंडमेंट्स में सुनते आ रहे हो और वो यहां भी डाल दिया है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 या आईएफएफ if he has not furnished the details of the bank account as per the provisions of rule 10A। ये तो होना ही था ना, हमने रूल 10A पढ़ा है, अभी रिसेंटली अमेंड हुआ है, और रूल 10A के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि 30 डेज मिलेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
या जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फैसिलिटी के पहले भरना पड़ेगा। तो वो तभी ऑब्वियस हो गया था ना कि अगर रूल 10A की डिटेल्स नहीं दी तो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ नहीं पॉसिबल है। जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में जाने के लिए रूल 10A की डिटेल्स पूरी करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ा था इसी बात को कि रूल 10A अगर आप नहीं करते पूरा तो आपका सस्पेंशन कर दिया जाता है, और जैसे ही डिटेल्स दे देते हो ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन हो जाता है अगर कैंसलेशन नहीं हुआ होगा तो। ये हमने इन्हीं वीडियो सेशंस में अमेंडमेंट्स में देखा ही था, वो पॉइंट यहां ऐड किया गया है। और एक और पॉइंट जो ऊपर हमने अभी डिस्कस करना है, रूल 88D पढ़ना पड़ेगा तब ये पॉइंट समझ आएगा, जो आपको बहुत आसान लगेगा। रूल 88D पे आ जाते हैं, पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर जाते हैं। रूल 88D आपको क्यों आसान लगेगा? अगर आपको रूल 88C आता है तो आपको रूल 88D भी आता है। रूल 88C आपने क्या पढ़ा होता है? सर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की आउटपुट लायबिलिटी में फर्क है सर। जीएसटीआर 3B के अंदर आउटपुट लायबिलिटी बताइए 20 लाख और जीएसटीआर 1 में आउटपुट लायबिलिटी बताई थी 1 करोड़। सर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, 80 लाख का डिफरेंस। ये 80 लाख का डिफरेंस एक्सप्लेन करो, उसका इंटीमेशन आता है रूल 88C के तहत, और वो इंटीमेशन का जवाब 7 दिन में देना होता है, नहीं तो 7 दिन में वो डिफरेंस का अमाउंट पे करना होता है। जो आप नहीं करते तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। यही बात हुबहू रूल 88D में आई है, लेकिन सिर्फ अब क्या बोला है, जैसे पहले जीएसटीआर 1 और 3B का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी चेक किया जाता था, वैसे ही अब जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B के बीच में आईटीसी का डिफरेंस चेक किया जाएगा। जीएसटीआर 2B में दिख रहा है 10 लाख का आईटीसी और जीएसटीआर 3B में आपने 20 लाख का आईटीसी ले लिया। कैसे भाई? जब जीएसटीआर 2B विच इज एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट उसमें 10 ही लाख का आईटीसी दिख रहा है, तो आप उससे ज्यादा कैसे क्लेम कर सकते हैं 3B में? जवाब दीजिए कि आपसे इसकी वसूली क्यों ना की जाए। दैट इंटीमेशन इज नाउ कवर्ड इन रूल 88D। और अगर इस इंटीमेशन का जवाब नहीं देते तो हमारा अभी जो हम अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे थे वो लिंक समझ आ जाएगा हमें कि हम जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। सुनना ध्यान से, बहुत सिंपल है। अ मैकेनिज्म हैज बीन डिवाइस्ड व्हिच अलाउज सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन, ऑटो जनरेटेड होता है, टू द टैक्स पेयर्स अबाउट एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी inform GSTR 3B vis-a-vis that reported in GSTR 2B above a particular threshold and with provision for self compliance on the portal by the said taxpayer। ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट होगा अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हुआ तो। अब वो लिमिट क्या है वो अभी तक नोटिफाइड नहीं है। परसेंटेज कितना होना चाहिए वो नहीं बताया कि भाई 10 लाख का बोला था और तुमने 15 लाख ले लिया तो 5 लाख क्या वो परसेंटेज क्रॉस कर चुका है, वो बताया नहीं अभी। कॉन्सिक्वेंटली न्यू रूल 88D हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड to give a system based intimation for difference between ITC as per GSTR 3B and GSTR 2B when it exceeds such amount and percentage as may be recommended. In such cases, the registered person shall be directed to pay an amount equal to the excess amount of ITC along with interest or give reasonable explanation. If neither of these is done, then it can be demanded under section 73-74. इससे फायदा क्या होगा? सरकार की रेवेन्यू कंट्रोल होगी क्योंकि जो मिसमैचेस हैं वो कम होंगे, क्योंकि सिस्टम बेस्ड इंटीमेशन आएंगे तो लोग गलत काम नहीं करेंगे। ये पूरा रूल दिया है आपको, पूरा रूल 88C का कॉपी है। रूल 88C आता है ना, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें। वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन in the return in GSTR 3B exceeds the ITC available in the auto generated statement as per GSTR 2B by a specified amount and percentage, जो अभी तक बताया नहीं है, the said person shall be given an intimation and a copy shall be sent to his email address. Said intimation shall highlight the said difference, बताएगा वो क्या फर्क है, and will direct दोनों में से कोई एक काम करो, या तो पे करो विथ इंटरेस्ट या समझाओ विथ इन अ पीरियड ऑफ 7 days. Such registered person shall upon receipt या तो पे कर देगा या तो रिप्लाई करेगा। कितने टाइम में? 7 days में। Where any amount specified in the intimation remains to be paid within 7 days period and where no explanation is given, हम आपको 73 और 74 के तहत डिमांड और रिकवरी में ले जाएंगे। एंड अब हम आपसे वसूलना जानते हैं, कैसे पैसे वसूलने हैं। सिस्टम ने जब आपको इंटीमेशन भेजा तो 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दे देते या पैसे दे देते विद ब्याज। हमने थोड़ी कुछ कहा था आपको, खाली डिफरेंस समझाने को ही तो कहा था। ये बात रूल 88D में डाल दी, मतलब समझना रूल 88C पहले ही आ चुका था। जो GSTR 1 और 3B के आउटपुट्स
आउटपुट लाइबिलिटी को कंपेयर करता है। और अब रूल 88D आ गया जिसमें GSTR 2B और GSTR 3B के आउट इनपुट को कंपेयर किया जाता है, जिसमें वो कुछ एक परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए तो ही होगा, जिसमें दोनों ही रूल्स में परसेंटेज नोटिफाइड नहीं है। यानी ये बहुत हद तक पावर्स क्रिएट हो गई है, बट अभी तक ये अमल में नहीं लाई गई है। इसे अमल में लाया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, तभी ये ज्यादा और रेलेवेंट हो जाएगा। एंड अब हम उस अमेंडमेंट पे जा सकते हैं जो हम पढ़ रहे थे। यहां पहले से लिखा था कि रूल 88C के इंटीमेशन का जवाब नहीं देना, पेमेंट नहीं करना, मतलब GSTR 1 नहीं भर सकते, और अब रूल 88D भी डाल दिया वर्ड टू वर्ड। A registered person to whom an intimation has been issued under Rule 88D shall not be allowed to furnish GSTR 1 unless he has either paid the amount equal to the said amount or he has furnished the reasons in respect of the said amount. ये थियरी क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपसे पूछ लिया जाएगा लिस्ट करो GSTR 1 या IFF फैसिलिटी आप कब बार्ड हो जाएंगे, यानी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आप कहोगे सर देखो पिछले टैक्स पीरियड का अगर GSTR 3 भी नहीं भराना तो कॉम्पोजिशन वाला रेगुलर पर्सन होगा, QRMP वाला, तो उस केस में पिछले क्वार्टर का नहीं भरा होगा, और अगर रेगुलर पर्सन होगा मंथली वाला तो पिछले मंथ का नहीं भरा होगा। दूसरा, अगर रूल 88C के इंटीमेशन का उसने जवाब नहीं दिया या पेमेंट नहीं किया। तीसरा, अगर उसने रूल 88D के इंटीमेशन का जवाब नहीं दिया या पेमेंट नहीं किया। एंड चौथा, अगर रूल 10A की जो डिटेल्स देनी होती है वो उसने सबमिट नहीं की, तो वो GSTR 1 या IFF फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएगा। ये हमारा एक अमेंडमेंट कवर हुआ, जिसके साथ साथ रूल 88D भी कवर हो गया। एंड देन एक छोटा सा और अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट अगेन लिंक्ड है। GSTR 5A OIDAR वालों को भरना होता है। ये OIDAR वालों को बोला होता है कि अगले महीने की 20 तारीख तक तुमको GSTR 5A भरना है। स्पेशल रिटर्न होता है OIDAR वालों के लिए, क्योंकि इनको रेगुलर रिटर्न तो भरने नहीं होते। यहां ऐड कर दिया है ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को भी भरना है, ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को, जिसके अंदर ये क्लियरली लिख दिया एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ईदर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन गेमिंग और प्रोवाइडिंग OIDAR सर्विस। किसको? सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट वाले नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को, या टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल्स, हम लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट होते हैं। तो आप भले रजिस्टर्ड हो या नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट हो, फर्क नहीं पड़ता। OIDAR एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले दोनों को GSTR 5A में डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी। छोटी सी बात है, MCQ में रेलेवेंट हो सकती है। यह बात तो आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्लियर हो गई होगी, जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में भी हमने साथ में यह पॉइंट डाला था कि OIDAR को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है एंड साथ साथ में ऑनलाइन मनी गेमिंग वालों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर कवर कर लिया जाता है। दैट्स इट, ये हमारे रिटर्न चैप्टर के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। जस्ट टू क्विकली समराइज, 4 जगहों पे GSTR 1, 3B, 9 एंड GSTR 8 3 साल का मैक्स कैप लगा दिया है फ्रॉम द ड्यू डेट, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट, फिर आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर सरकार ने नोटिफाई करके आपको अलाउ कर दिया ओके, बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया है। दूसरा, रूल 88D ऐड हो गया। GSTR 1, GSTR 3B और 2B में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, तो इंटीमेशन आएगा जवाब दो या पैसे दो। रूल 59 सब रूल 6, अगर जवाब नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, 7 दिन निकल गए, तो GSTR 1 IFF यूज नहीं कर सकते। एंड अगर रूल 10A की बैंक डिटेल्स फर्निश नहीं की तो GSTR 1 IFF यूज नहीं कर सकते। एंड लास्ट बात, OIDAR को या ऑनलाइन मनी गेमिंग को, चाहे नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सप्लाई करे या फिर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करे, दोनों ही सूरतों में उसे GSTR 5A अगले महीने की 20 तारीख तक मंथली बेसिस पे भरना होता है। ये हमारे सारे रिटर्न चैप्टर के अमेंडमेंट्स कवर हो जाते हैं। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अंडर GST। ये जो हम सेक्शन नंबर 16 पढ़ते हैं IGST एक्ट में, जीरो रेटेड सप्लाई, उस जीरो रेटेड सप्लाई के सेक्शन नंबर 16 में एक सबसेक्शन है जिसके अंदर चेंज किया गया है, और चेंज करने के बाद उसके रिलेटेड एक नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड किया गया है। बहुत ध्यान से बात को सुनना, सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि आप जो मैं बात बता रहा हूं उसे समझ जाएं, तो लैंग्वेज को याद करने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक से ही आप समझ जाएंगे।
देखो, आप पहले से यह बात जानते हो कि दो रास्तों से आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ, या सप्लाई टू एसईजेड। जब हम एसईजेड को सप्लाई करते हैं तो दोनों को जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है। इन जीरो रेटेड सप्लाई में हम क्योंकि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि इन पे लगे हुए टैक्सेस का रिफंड कर दिया जाए, पूरा रिफंड दे दिया जाए जो हमें सेक्शन नंबर 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में प्रोवाइड किया जाता है। उसके प्रोसीजर्स वगैरह हम पढ़ते हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है कि सर जब आप एक्सपोर्ट करें तो अंडर अ बॉन्ड कर दें, अंडर अ बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एंड जो आपने इनपुट्स लिए होंगे वो इनपुट्स के ऊपर जो आईटीसी है उसे पहले बुक करें, और बुक करने के बाद यानी अवेल करें, और क्योंकि आप यूटिलाइज तो कर नहीं पा रहे उसका रिफंड मांग लें, जिसके मैक्सिमम रिफंड का फॉर्मूला हम रिफंड के चैप्टर में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम कितना रिफंड दिया जाएगा और कंपेयर करके आपको इतना रिफंड अलॉट किया जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सर आप एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करते वक्त उस पर आईजीएसटी पे करें और बाद में उस पेड आईजीएसटी का आप रिफंड मांगे। दो रास्ते, जिसमें से कोई भी पर्सन जनरली ये चाहेगा कि वो बॉन्ड वाले रास्ते में जाए, क्योंकि बॉन्ड वाले रास्ते में जाएगा तो उसे पे ही नहीं करना और आईटीसी का रिफंड ले लेना है। लेकिन कई बार आप उस रास्ते से नहीं जा पा रहे तो आपको पहले आईजीएसटी पे करना पड़ेगा और बाद में उस आईजीएसटी का रिफंड मांगना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस में सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में चेंज क्या किया गया? चेंज करके यह कहा गया कि बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में तो हर आदमी यह ऑप्शन अवेल कर सकता है कि वो आईजीएसटी आईटीसी का रिफंड ले लेगा, आईटीसी का रिफंड ले लेगा। लेकिन जो आईजीएसटी पे करके रिफंड लेने वाला काम है वो हम सिर्फ नोटिफाइड लोगों को अलाउ करेंगे। मतलब अगर आप नोटिफाइड हो तो यह काम कर सकते हो कि पहले आईजीएसटी पे किया और बाद में उसका रिफंड मांग लिया, नहीं तो आपको बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाले रास्ते में ही जाना पड़ेगा। यही रास्ता आपके लिए अवेलेबल होगा। यह बात 16 सबसेक्शन 4 में लिख दी गई। तो अब 16 सबसेक्शन 4 में जब यह बात लिख दी गई कि जो लोग को नोटिफाई किया गया है खाली वही लोग आईजीएसटी पे करके रिफंड ले सकते हैं, नहीं तो बॉन्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में ही जाना पड़ेगा। तो सवाल था वो नोटिफाइड लोग कौन है? तो गवर्नमेंट ने वो नोटिफाई कर दिया और नोटिफाई करके बोला सब नोटिफाइड है, एवरीवन इज नोटिफाइड, यानी सब आ सकते हैं उसमें। तो अब आप सोचोगे सर तो फिर अमेंडमेंट ही क्यों किया जब सभी को नोटिफाई करना था? तो इन्होंने सभी को नोटिफाई करके एक नेगेटिव लिस्ट दे दी है, यानी उस नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया कि ये कर सकते हैं, यह बताया कि कर तो सब सकते हैं पर ये नहीं कर सकते हैं। एंड नहीं कर सकते हैं कि एक लंबी लिस्ट दे दी कि अगर आप ये पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आईजीएसटी पे करके रिफंड वाले रूट में नहीं जाएंगे, आपको बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में ही उसे निकाल के आईटीसी का ही रिफंड लेना पड़ेगा। ये इन्होंने किया है। तो सर हमें तो फिर वो लिस्ट ध्यान में रखनी पड़ेगी ना कि ये पूरी जो लिस्ट है वो क्या है। इंस्टीट्यूट ने आपके स्टैट्यूटरी अपडेट के मटेरियल में वो पूरी लिस्ट डाली है, लेकिन उसके ऊपर ये क्लियरली लिख दिया है कि ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ये आपको याद नहीं रखनी। एंड देयर बाई इस मटेरियल में जो आपको हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमने वो कंटेंट नहीं लिया है, सिर्फ आपके साथ डिस्कशन में ले लेते हैं कि ये जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, खैनी है, खैनी, ऐसी सारी चीजें जो है उन सबको यहां लिस्ट में डाल के कह दिया है कि इनके लिए नोटिफाइड नहीं है, मतलब कि इनको बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में ही जाना पड़ेगा। रीड कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, a registered person making zero rated supply may supply goods under a bond or letter of undertaking without payment of IGST and claim refund of unutilized ITC. Route 1. Route 2, notified class of person may make zero rated supply or notified class of goods or services may be exported on payment of IGST and refund may be claimed. Route 2, notified. In pursuance of the same with effect from 1/10/23 following have been notified. तो वो रूट 2 के लिए नोटिफाई कर दिए क्या? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वाले आ जाओ as the class which may be exported and then the refund may be claimed, and all the suppliers to a developer or unit in SEZ to such developer pay GST and then claim refund.
ब्रैकेट वाली बात देखो, एक्सेप्ट द गुड्स स्पेसिफाइड इन द फुटनोट बिलो। ये जो फुटनोट है वो फुटनोट में पूरी लिस्ट दी हुई है। जो लिस्ट हमें याद नहीं रखनी, आपको एक आइडिया दे दिया मैंने। इसके अंदर टोबैको, खैनी ऐसे प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, एक लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर आपको बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। ये पहला अमेंडमेंट हो गया हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर का, लेकिन ऑनेस्टली इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आया भी तो क्वेश्चन में बस खाली ये ध्यान में रखना कि अगर आईजीएसटी पेड एंड रिफंड वाला केस है तो नोटिफाइड होना चाहिए, और बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है तो सबके लिए है, नोटिफाइड वाली बात की जरूरत ही नहीं है। ये पहला डिस्कशन। दूसरा डिस्कशन और लास्ट डिस्कशन इस चैप्टर का, बहुत ही छोटी सी बात क्लेरिफाई की गई है। मार्केट में उसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है जो उस चीज को बिलोंग करते हैं, बट अदरवाइज एग्जाम एंगल से देखने जाएं तो आपके लिए कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, सिर्फ जानकारी में रखने वाली बात है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन आप जानते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है? 5 बातें। सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर आनी चाहिए। ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स खाली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होनी चाहिए, एंड पेमेंट कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में या इंडियन रुपी में मिलना चाहिए अगर आरबीआई ने परमिट किया है तो, नहीं तो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में मिलना चाहिए। ये 5 बातें पूरी होती है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनता है, तभी हम आईजीएसटी का रिफंड ले सकते हैं, आईटीसी का रिफंड ले सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बनेगा। यानी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हम 2 क्लॉज 6 में पढ़ते हैं। अब एक दिक्कत हुई स्पेसिफिकली इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड करने के लिए। इंडिया वाला जब रशिया एक्सपोर्ट कर रहा है, रशिया वाला जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होने लग गई। दिक्कत क्यों होने लग गई? आप जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, एंड रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कई देशों ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आता है। यूएस का डॉलर वर्ल्ड ट्रेड का बेसिक आधार है, करेंसी जिसमें ट्रेड किया जाता है। अब जब यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए तो रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें यूएस डॉलर्स यूज नहीं किए जा रहे। यूएस डॉलर्स यूज नहीं किए जा रहे तो इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाले जब रशिया के लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे तो रशिया से जो यूएस डॉलर्स आते थे अब वो तो आ नहीं सकते, क्योंकि यूएस डॉलर्स तो यूज नहीं हो रहे रशिया के साथ ट्रेड करने में। तो फिर एक दिक्कत का सामना होने लगा। तो इस दिक्कत का सलूशन भारत सरकार ने बनाया, क्योंकि भारत सरकार तो रशिया के साथ प्रॉपरली ट्रेड करना चाहती है। हमारे रिलेशंस ऐसे हैं, हमें तेल इतना सस्ते में मिलता है, ये सब आप जानते हैं, पॉलिटिकल रीजंस है, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम तो रशिया के साथ वो रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, हमने तो सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, एंड भारतीय लोग रशिया वालों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसका सॉल्यूशन बनाया, और भारत सरकार ने सॉल्यूशन क्या बनाया कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो पैसा आना होगा उसमें वो जो रशियन पर्सन है वो पैसा रशिया की किसी ऑथोराइज्ड बैंक को देगा, रशिया की किसी ऑथोराइज्ड बैंक को, वो उसे पेमेंट करेगा। एंड भारत में एक ऑथोराइज्ड बैंक होगा, वो ऑथोराइज्ड बैंक ये जो एक्सपोर्टर होगा उसको इंडियन रुपी में पेमेंट करेगा। इस तरह के अकाउंट को वोस्त्रो अकाउंट बोलते हैं, स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट। इसके बारे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, नोस्त्रो, वोस्त्रो एंड लोरो, ऐसे 3 तरह के अकाउंट्स पढ़ाए जाते हैं। योर अकाउंट विथ मी, वोस्त्रो अकाउंट। तो बेसिकली अगर आप इसे एक डायग्राम के थ्रू इमेजिन करें, ये बड़ा सा रशिया है और ये हमारा इंडिया है। हम यहां से क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। उसके सामने हमें आना था कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन आने में ही तो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यूएस डॉलर्स में तो ट्रेड हो नहीं रहा। तो रशिया वाले अपने यहां एक बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, और इंडिया में एक ऑथोराइज्ड बैंक, यहां पेमेंट रिसीव हो जाने पे, यहां रशिया वाले बैंक में रिसीव हो जाने पे इस एक्सपोर्टर को रुपी दे देगा, रुपी, इंडियन रुपी दे देगा। हमको तो हमारे रुपए मिलने से मतलब है, डॉलर मिलता तो हम डॉलर को कन्वर्ट करते, हमें रुपी मिल गया। ये जो ऑथोराइज्ड बैंक है ये नोटिफाई किए गए हैं, जैसे यूको बैंक नोटिफाई किया गया है। इस तरह के अकाउंट को स्पेशल रुपी
वोस्त्रो अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब सर वो दोनों बैंक के बीच में हिसाब कैसे होगा, सरकार क्या करेगी, वो लोग देखेंगे ना, उसमें हमको क्यों उतरना है अभी। अभी हम इनका हिसाब कैसे होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, उस पर फोकस नहीं कर रहे। हम तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में एक इशू हो गया, उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इशू क्या हो गया सर, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन तो फेल कर जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तो कंसिडरेशन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए था। कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में तो आया ही नहीं सर, ये तो इंडियन रुपी में ही आ गया वोस्त्रो अकाउंट से, क्योंकि बैंक के बीच में गवर्नमेंट ने सेटलमेंट करा देना है, वो लोग हिसाब खड़ा कर देंगे और देख लेंगे। तो अभी तो मेरा एक्सपोर्ट किया हुआ एक्सपोर्ट ही नहीं बना, मेरे को तो जीरो रेटेड सप्लाई के बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे, हम क्लैरिफाई करके बोल देते हैं ना कि अगर स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट से इंडियन रुपी मिले होंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा कि तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज में कंसिडरेशन मिल गया है और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बनेगा, सब्जेक्ट टू ऑल द अदर कंडीशंस हैव बीन सैटिस्फाइड। ये इन्होंने कह दिया। एंड देयर बाय आप देखो, इन्होंने पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन दी है, 5 पॉइंट्स जो हमें पता है। वन ऑफ द कंडीशन इज कन्वर्टिबल फॉरेक्स या इंडियन रुपी, जहां आरबीआई ने परमिट किया है होना चाहिए। तो क्लैरिफाई क्या किया, इंडियन एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो एक्सपोर्ट प्रोसीड इंडियन रुपी में रिसीव करते हैं फ्रॉम अ स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर ट्रेडिंग कंट्री ओपन बाय द ऑथराइज्ड डीलर बैंक, द सेम शैल बी कंसीडर्ड टू बी फुलफिलिंग द कंडीशंस। ऐसा मान लिया जाएगा कंडीशन फुलफिल हो गई है, एक्सपोर्ट मान लिया, जीरो रेटेड हो गया, जाओ एंजॉय करो। ये किया गया है। अब ये एग्जाम में क्या ही पूछेंगे यार, क्या पूछने जैसा इसमें एग्जाम में, आई डोंट थिंक ये एग्जाम में आ सकता है। अमेंडमेंट है, कवरेज हम पूरा करते हैं, भरोसा किसी चीज का है नहीं, इसीलिए हम इसे पढ़ लेते हैं, जिसके साथ हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी की जो 2 बातें थी वो कवर कर ली है। यहां आपको मैंने वो लिस्ट नहीं दी है, आप उसे रेफर करना चाहें तो गूगल कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट के स्टैट्यूटरी मटेरियल में देख सकते हैं, बट वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसीलिए वो लिस्ट आपको यहां हमने प्रोवाइड नहीं की है। आप तो ऐसा मान के चलें कि बॉन्ड में तो सबके लिए चलेगा और नोटिफाइड लोग जो हैं जिसमें सभी आ जाते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू, वो आईजीएसटी भर के उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दैट्स इट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में यही 2 हमारे चेंजेस किए गए हैं। सो बच्चों, हमने इस सेशन में कुछ और चैप्टर्स का कवरेज कर लिया एंड इसके साथ साथ हमारे पेमेंट ऑफ टैक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, रिटर्न्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हमारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। हमने और 4 चैप्टर्स के सारे अमेंडमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिए हैं। ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो सेशन यहां क्लोज होता है। हमारा एक पार्ट और बचा है, जिस पार्ट 4 में हम बचे हुए बाकी सारे डिस्कशंस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बाकी चैप्टर्स दिखने में कई सारे दिख रहे हैं बट उसके अंदर अमेंडमेंट्स बहुत छोटे हुए हैं। खाली एक ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का चैप्टर है जिसमें थोड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज है जो हमें प्रॉपर्ली डिस्कस करना होगा। बाकी अदरवाइज हमने मेजरली अमेंडमेंट्स यहां तक जो है वो तो कवर कर ही लिए हैं। तो हम एक और पार्ट 4 के लिए मिलेंगे और पार्ट 4 के अंदर हम ये बाकी चीजें डिस्कस कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिलेबस अपडेट्स के अंदर, अमेंडमेंट्स नहीं, सिलेबस अपडेट्स के अंदर एक नया डिस्कशन डाला गया है आपके सिलेबस में, रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ गुड्स, जो अभी तक सिलेबस का पार्ट नहीं होता था, तो वो भी हमें पढ़ना होगा। तो उसके लिए भी हम एक वीडियो सेशन अलग से अपलोड कर देंगे कि गुड्स के रिवर्स चार्ज के जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ही पॉइंट्स है, बड़ा इजी है वो, उसे आपके सिलेबस में इंकॉर्पोरेट किया गया है, तो उसे भी हम कवर कर लेंगे। तो हम फिर मिलेंगे। हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको सेशन कैसा लगा, किसी भी तरह के डाउट्स हैं जरूर पूछें ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी आपके लिए क्लियर कर सकें। इसी तरह से फिर मिलेंगे सेशन पार्ट 4 में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।